स्टूडेंट्स, आज हम आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत सेंट साइमनवादी विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंट साइमन के अनेक शिष्य थे। उनके अनुयायी उन्हें मसीहा कहा करते थे। साइमनवाद एक धर्म के रूप में विकसित हुआ। साइमनवादी धर्म के आधार पर अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। साइमनवादी विचारक साइमन से अधिक व्यावहारिक थे। उन्होंने अनेक ऐसी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जिन्हें पढ़कर आज भी आश्चर्य होता है। सिस्मॉन्डी की तरह इन्होंने स्वेज नहर के निर्माण का सुझाव दिया था। उन्होंने कंपनियों के संगठन का भी सुझाव दिया था। यही नहीं, यातायात के लिए रेल मार्गों की योजना भी रखी थी। लगता ऐसा है कि यदि फ्रांस इन सुझावों को स्वीकार करता और इनका संगठन लंबे समय तक क्रियाशील रहता तो संदेह नहीं कि आज फ्रांस ही नहीं बल्कि समूची दुनिया की प्रगति की दौड़ में समूची दुनिया ही दौड़ में बहुत आगे पहुंच गई होती। अब हम साइमनवादी विचारकों के प्रमुख विचारों का अध्ययन करेंगे। तो साइमनवादियों ने अपने अग्रज के विचारों को कुछ परिवर्तित किया है, कुछ काट छांट कर उन्होंने उन्हें नए रूप में प्रस्तुत किया है। यही नहीं, उन्होंने नए विचार भी दिए थे। सबसे पहला जो विचार है वह है निजी संपत्ति का विरोध। साइमन व्यक्तिगत संपत्ति के पक्ष में था, जबकि उनके अनुयायी व्यक्तिगत संपत्ति के घोर विरोधी थे। व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध प्रमुख रूप से ग्लोब के संपादक पेरेलेरियस ने किया था। वे इस बात से सहमत नहीं थे कि व्यक्तिगत संपत्ति से उत्पादन एवं राष्ट्र के वैभव में वृद्धि होती है। वे लोग चाहते थे कि उत्तराधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति आदि को कानूनन समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार साइमनवादियों के विचार उनको समाजवादियों के करीब ला देते हैं। साइमनवादियों का सुझाव था कि सुख, शांति एवं वैभव के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न 3 दृष्टिकोण जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना की है। सबसे पहला है धन के वितरण की दृष्टि से आलोचना। निजी संपत्ति का अधिकार उनके अनुसार जब तक रहेगा तब तक पूंजीपतियों को बिना परिश्रम के धन मिलता रहेगा। धन के वितरण के बारे में साइमनवादियों का विचार है कि राष्ट्रीय लाभांश में से उत्पादक वर्ग को ही पारिश्रमिक मिलना चाहिए, पूंजीपतियों को नहीं। लेकिन साइमन पूंजीपतियों को उचित पारिश्रमिक देने के पक्ष में थे, जबकि साइमनवादी नहीं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि पूंजीपति अपनी पूर्व बचतों को विनियोग में लगाकर उत्पादन और रोजगार के साधन के द्वार खोलते हैं, तब उन्हें पारिश्रमिक क्यों ना दिया जाए? क्या ये उनके प्रति अन्याय नहीं होगा? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि पूंजीपतियों ने जो धन संग्रह किया है वह उनके शोषण का ही प्रतिफल है। उसे विनियोग करके वह और अधिक शोषण करने के तरीकों को अपनाता है। वास्तव में सामाजिक आर्थिक न्याय की दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। साइमन पंथी पूंजीपतियों एवं भूस्वामियों के विरुद्ध थे, किंतु वे साहसियों के पक्ष में थे। उनके अनुसार लाभ साहसी के श्रम का प्रतिफल है। श्रमिकों की भांति साहसियों का भी शोषण होता है, क्योंकि उसे पूंजीपतियों को ब्याज देना पड़ता है। साइमन पंथी ब्याज को भी शोषण का प्रतिफल मानते हैं। दूसरे जिस आधार पर उन्होंने निजी संपत्ति का विरोध किया था वह था धन के उत्पादन के दृष्टिकोण की आलोचना। उनका यह कहना था कि उत्तराधिकार के नियम ने ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को भी धन का मालिक बना दिया है जो वास्तव में उत्पादन के संचालन की योग्यता नहीं रखते हैं। अतः निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना पूरा ध्यान अपने आश्रितों पर
लगा देता है। उत्पादन के बारे में सामान्य विचार तक नहीं किया जाता है। वह किसी निर्णय या दूरदर्शिता से काम नहीं लेता। अतः कहीं पर पूंजी का बाहुल्य होता है तो कहीं पर उसका अभाव। प्रायः औद्योगिक संकट की बुराइयां तभी पैदा होने लगती हैं जबकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं तथा उत्पादन के साधनों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता। सट्टेबाजी जैसी बुराइयां समाज में प्रचलित रहती हैं। सामाजिक क्रियाओं की इस महत्वपूर्ण शाखा में जहां अनेक विघ्न और बाधाएं होती रहती हैं, हमें जो बुराई देखने को मिलती है उसका प्रमुख कारण संपत्ति का उन व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाना है जिनको उद्योगों की आवश्यकताओं तथा उपभोक्ताओं की जरूरतों की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। साइमनवादियों के अनुसार उत्तराधिकार की व्यवस्था इस बात की गारंटी नहीं करता कि उत्पत्ति के साधन योग्य व्यक्ति के हाथों में ही जाएंगे। तीसरा जिस आधार पर उन्होंने निजी संपत्ति की आलोचना की है वह है निजी संपत्ति के विरुद्ध ऐतिहासिक तर्क। साइमनवादियों से पूर्व निर्बाधवादियों तथा प्रतिष्ठित विचारकों ने व्यक्तिगत संपत्ति की अच्छाइयों की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति को एक सामाजिक उपयोगिता कहा था। व्यक्तिगत संपत्ति के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। इस प्रकार उस युग में व्यक्तिगत संपत्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, परंतु साइमनवादियों का कहना है कि यह कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है जैसा कि प्रकृतिवादियों की धारणा थी, वरन सामाजिक विकास का परिणाम है। साइमनवादियों का मत है कि प्राकृतिक व्यवस्था में किसी की निजी संपत्ति नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ निजी संपत्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन आते रहते हैं। साइमनवादियों ने ऐतिहासिक तथ्यों से यह सिद्ध किया है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ निजी संपत्ति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में दास उनके स्वामियों की निजी संपत्ति के समान होते थे और उनका वह स्वामी क्रय और विक्रय कर सकते थे। कालांतर में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। आज व्यक्ति का अधिकार केवल संपत्ति तक सीमित रह गया है। वह किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के रूप में क्रय विक्रय नहीं कर सकता। संपत्ति संबंधी अधिकार के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच सकता है अथवा वह किसी को उपहार के रूप में दे सकता है। धीरे धीरे संपत्ति संबंधी अधिकार में परिवर्तन आने लगे और कुछ समय के बाद उत्तराधिकार के नियम के अनुसार संपत्ति पर सबसे बड़े पुत्र का अधिकार होने लगा था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पिता की संपत्ति पर सभी लड़कों का अधिकार होने लगा। साइमनवादी यह भविष्यवाणी करते हैं कि आगे चलकर व्यक्तिगत संपत्ति में और भी अधिक सुधार होते रहेंगे और यह क्रम लगातार चलता रहेगा और अंत में एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्तिगत संपत्ति में व्यक्ति का या परिवार का अधिकार न होकर राज्य का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट जो उनका विचार था वह था सामूहिक स्वामित्व की स्थापना। साइमनवादियों का दूसरा महत्वपूर्ण विचार सामूहिक स्वामित्व का था। उनके अनुसार इस प्रकार की बुराइयां इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति अस्तित्व में होती है, अतः व्यक्तिगत संपत्ति को ही जड़ से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने दो उपाय बताए हैं। पहला, उत्तराधिकार के नियम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और दूसरा, व्यक्तियों को अपनी संपत्ति स्वयं सरकार को सौंप देनी चाहिए। इस प्रकार राष्ट्र की समस्त संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व हो जाएगा और उनके अनुसार यह व्यवस्था सबसे अधिक उपयुक्त व्यवस्था होगी क्योंकि व्यक्ति की अपेक्षा राज्य का स्वामित्व सर्वजन हित का होता है। राज्य एक राष्ट्रीयकृत बैंक के समान कार्य करेगा और उसकी संपत्ति सार्वजनिक कल्याण के लिए लगाई जाएगी। ऐसे विचारों से साइमनवादी समाजवादी विचारधारा के लगते हैं, जबकि साइमन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में था। नेक्स्ट विचार है मुक्त अर्थव्यवस्था का विरोध। साइमनवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। वे सदैव नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को इसलिए उचित माना था कि इससे लाभ का उन्मूलन हो जाएगा। नेक्स्ट विचार है शासन व्यवस्था संबंधी विचार। साइमनवादी न्यूनतम शासन व्यवस्था के पक्षपाती थे, परंतु वे अराजकता को पसंद नहीं करते थे। वे समाज को एक व्यवस्थित रूप देना चाहते थे, परंतु इसके लिए वे कठोर शासन व्यवस्था नहीं चाहते थे, अपितु समाज को व्यवस्थित रखने के लिए
औद्योगिक समाज की स्थापना करना चाहते थे। संक्षेप में, साइमन के अनुयायी बिना पुलिस प्रशासन के उद्योगपतियों तथा बैंकरों की सहायता से समाज का संचालन करना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच।